तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं प्लास्टिड से। जनरली हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, लेकिन यहां पर और ब्रॉड टर्म है जो कि है प्लास्टिड। सो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। तो एक तो प्लांट सेल्स में, सभी प्लांट सेल्स में, और यूग्लिनॉइड्स में। यूग्लिनॉइड्स यानी कि यूग्लिना जो कि मिक्सोट्रॉपिक होता है न्यूट्रिशन में, वो। फिर these are easily observed under the microscope as they are large। माइक्रोस्कोप के अंदर हम इनको इजीली देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होती है, जो उसके ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उतना माइन्यूट स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये इजीली माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं बिकॉज ये लार्ज होते हैं। अब तुम ये देखो कि सिंपल जो लाइट माइक्रोस्कोप हम स्कूल्स वगैरह में होता है, उससे हम क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। क्रोमोसोम्स जो मतलब सेल डिवीजन हो रही है, डिफरेंट स्टेजेस देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप जो ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उसमें हम ये देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स। दे वियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर पिगमेंट्स होते हैं, इसलिए ये स्पेसिफिक कलर्स देते हैं प्लांट को। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द पिगमेंट, अब इसका जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो इसी के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, यानी कि प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब व्हाइटिश हो गया, या मतलब उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है। ठीक है, सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। बेस्ड ऑन पिगमेंट्स ये क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। अब क्रोमोप्लास्ट जो है ये इंपार्ट करता है कलर डिफरेंट टाइप का। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो अनराइपेंड फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल भी फ्रूट ही होते हैं, वो हमें पता है ना। जैसे टोमेटो है, तो टोमेटो का कलर जो है वो पहले ग्रीनिश होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वहां पर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड। फिर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिकली ग्रीन कलर आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल होता है प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होंगे जिससे डिफरेंट टाइप का कलर आएगा। अब जैसे बनाना है तो बनाना येलो कलर में आ जाएगा। ठीक है, जब वो ग्रीनिश से टर्न होगा, राइपन होगा, तो वो येलो कलर में आ जाएगा। ऐसे पपाया है, पपाया ऑरेंज कलर में आ जाता है। ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस ऑरेंज कलर में आ जाते हैं। इस टाइप से है। इसके बाद है हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का फर्दर क्लासिफिकेशन, अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, नॉट एनी कलर, स्पेसिफिक कलर नहीं है, या हम ये कहें कि इसका कोई कलर ही नहीं है। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है। फर्दर क्लासिफिकेशन किस पे है? बेस्ड ऑन स्टोरेज मटेरियल। अब यहाँ पर जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन्स वगैरह के प्रिकर्सर आप समझ सकते हो ये होते हैं। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो डिफरेंट कलर्स इंपार्ट कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, तो अब स्टोरेज का ये जो काम करता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल इट एक्चुअली स्टोर्स। तो यहाँ पर एल्यूरोप्लास्ट, अगर यहाँ पर प्रोटीन स्टोर हो रहा है, जैसे कि आप मेज के ग्रेन्स में देख सकते हैं, पल्सेस में देख सकते हैं। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट जैसे कि आप कैस्टर सीड्स में देख सकते हैं, ऑयल का स्टोरेज है। और अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट यानी कि स्टार्च का स्टोरेज, जैसा कि आप रूट में देख सकते हैं। बीट रूट की बात करें, अदरवाइज जो पोटैटो होता है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, जहां पर स्टोरेज का फंक्शन रूट्स का है वहां पर देख सकते हो, अदरवाइज आप पोटैटो वगैरह में देख सकते हो। तो इस टाइप से हमारे पास ये डिफरेंट टाइप हैं इसके। देखिए,
Chloroplast, stromoplast, leucoplast. The chloroplast contain chlorophyll and the carotenoid pigment which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. तो एक तो बात ये होगी कि क्लोरोप्लास्ट की जब बात होगी तो फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड फंक्शन देखेंगे हम। क्रोमोप्लास्ट में फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन है, ज़ेंथोफिल्स हैं एंड अदर्स आर प्रेजेंट। तो प्रीडोमिनेंट कौन सा है? क्लोरोफिल। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में कौन से? कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल वगैरह। फैट सॉल्युबल है कैरोटिनॉइड, हम बायोमोलिक्यूल में भी पढ़ते हैं कि जो कंपाउंड लिपिड होता है उनसे इनका फॉर्मेशन होगा। सो दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर, डिफरेंट टाइप के कलर, जैसे अभी हमने फ्लो चार्ट में भी लिखा। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेराइड शेप्स एंड साइजेस विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च, पोटैटो, इलायोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन। यहां पर सेक्शनल व्यू है क्लोरोप्लास्ट का हमारे पास। अब आप देख पा रहे हो कि एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, इसको ऐसे समझो कि यहाँ से कट किया गया है, ये वाला जो था यहाँ से कट किया है, यहाँ से कट किया है, तो इसके आगे आउटर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, अब ये इनर मेम्ब्रेन दिखेगी। ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इसके अंदर ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है इट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज व्हाट? ग्राउंड मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये पूरा स्ट्रक्चर एक ग्रेनम है, प्लूरल हो जाएगा ग्रेना, ग्रेनम है ये। और ये जो स्टैक्स हैं, कॉइन लाइक स्टैक्स हैं, इसमें से एक स्टैक की बात करूं तो ये थाइलाकॉइड है, यहाँ लिखा हुआ है थाइलाकॉइड। और ग्रेनम, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्टेड है वाया दिस, ये जो नेटवर्क आप देख रहे हो। तो ये जो मेम्ब्रेनस नेटवर्क है इसको आप क्या कहोगे? स्ट्रोमा लेमिली। लेमिली प्लूरल हो जाएगा, लेमिला है यहाँ पे सिंगुलर। तो इस टाइप से क्लोरोप्लास्ट में आउटर इनर मेम्ब्रेन यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया। तो इसको देख लो, मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन पार्ट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अगर ग्रीनिश स्टेम है तो वहां पर भी तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, हर्बेशियस स्टेम है तो वहां पर भी फोटोसिंथेसिस तो होगी। नाउ these are lens shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon like organelles having variable length। तो बड़ा गलत है ये, तो ये गलत है भाई, यहाँ म्यू आएगा और यहाँ पर भी म्यू आएगा। अब ठीक है, ओके। Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas green alga to 20 to 40 per cell in mesophyll। क्लेमाइडोमोनास का कैसा होता है? क्लेमाइडोमोनास में तो कप शेप्ड होता है, यहाँ पर उसका न्यूक्लियस हो जाएगा, ये पायरोनेट ग्रैन्यूल्स हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कप शेप्ड होता है, उसमें एक ही होता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेनस, ऊपर हमने देख लिया। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ऐसा ही हमने किसमें भी देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन है वो ज्यादा स्पेसिफिक होती है इन अलाउइंग सर्टेन सब्सटेंस टू पास थ्रू इट और नॉट। सो यहाँ पर भी इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है ज्यादा स्पेसिफिक है, रिलेटिवली लेस परमिएबल है, इसके ऊपर ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करने का। द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जैसे कि हमने कहा कि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस जो है, ये जो ग्राउंड मैट्रिक्स है, ये ग्राउंड मैट्रिक्स क्या है? स्ट्रोमा। तो अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, थाइलाकॉइड हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड जो है स्टैक्स में होते हैं, जिसको ग्रेना कहते हैं, ये भी अभी हमने देखा। इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, अब देखो या तो हम क्या कहें कि थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ द कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना, और द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, ये जो एक ग्रेना के अंदर थाइलाकॉइड्स हैं, तो या तो हम इसको, इस पूरे स्टैक को क्या कहते हैं? एक ग्रेनम बोल दें, ठीक है, और या तो इस पूरे को क्या कहें? इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स। दीज आर द थाइलाकॉइड्स व्हिच आर फाउंड इनसाइड द ग्रेनम। In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamella
अभी हमने ऊपर ये सारी चीजें देख ली हैं। कनेक्टिंग द थाइलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट DNA, द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थाइलेकोइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है बात कि यहाँ पर एक थाइलेकोइड की बात कर लें तो यहाँ पर जो स्पेस है उसको हम कहेंगे ल्यूमन। The stroma of chloroplast contain enzyme required for synthesis of carbohydrates and proteins. जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था, हमने कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी ट्रांसलेशन मशीनरी है, वो सारे एंजाइम्स हैं जिससे कि क्या बन सकता है, प्रोटीन बन सकता है। वैसे ही यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में भी हम ये कह रहे हैं कि इसके पास एक एडिशन हम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन बनाने के लिए सारे एंजाइम हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और एडिशन कर दूं कि कार्बोहाइड्रेट बनाने की मशीनरी है, इसका मतलब क्या है कि द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर C3 साइकिल या केल्विन साइकिल, या मैं और ज्यादा स्पेसिफाई होकर बोलूं तो डार्क साइकिल या डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शंस के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था, वही है? हाँ हाँ बिल्कुल, फोटोसिंथेसिस में जो हमने पढ़ा था वही चीज है जी सर। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। अब देखो, अब यहाँ पर सारी चीजें वही आने वाली है। ठीक है, कौन कौन सी जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी, क्या क्या, स्मॉल, लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, प्लस राइबोसोम। राइबोसोम कौन से वाले, 70S, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जैसे नहीं है। और क्या होगा यहाँ पर, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे थाइलाकॉइड में। अब इन्होंने कहा है कि इन प्रेजेंट इन द थाइलाकॉइड, हमें पता है कि थाइलाकॉइड के अंदर मतलब कि एक्चुअली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट है ना, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। इज दिस क्लियर? हमने पढ़ा प्लास्टेड। प्लास्टेड में हमने कहा कि हाँ सर। हाँ, प्लास्टेड में हमने कहा कि ये ऐसा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है जो कि हर प्लांट सेल में मिलेगा, प्लस ये यूग्लिनोइड्स में भी मिलता है। ठीक है, यूग्लिनोइड्स में भी मिलेगा। फिर हमने कहा कि यहाँ पर पिगमेंट्स होंगे जो कि अलग अलग कलर इंपार्ट करते हैं, तो उसी के बेसिस पे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट था। उसके बाद फिर हमने एक फ्लो चार्ट पढ़ा जिसमें कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये उस फ्लो चार्ट में इंक्लूड हो जाता है। ये जो फ्लो चार्ट हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है। इसके बाद देन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बाद हमने यहाँ पर उसका शेप, साइज और डायमेंशन पढ़ा। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर हम देख रहे हैं उसी को डिफरेंट हेडिंग्स के थ्रू हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि भाई स्ट्रोमा क्या है, थाइलाकॉइड्स क्या है, ग्रेना क्या है, ल्यूमन क्या होता है, प्लस इसकी जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के साथ एक क्या कह सकते हैं जिसको हम एंडोसिम्बायोन ही माना जाता है, जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नाउ राइबोसोम्स। सर एक लाइन रह गई सर। हाँ क्या, द राइबोसोम्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉल 70S साइटोप्लाज्म। ये देखो, ये क्या तो हाईलाइट कि 70S होते हैं, ये 80S नहीं होते, 80S नहीं होते ये। जैसे साइटोप्लाज्म में क्या है हमारे पास, जो एक्चुअल राइबोसोम है वो 80S है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाले कैसे हैं, 70S है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए तो मैंने कहा कि सारी चीजें वैसी हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसीलिए तो इसको एंडोसिम्बायोन बोलते हैं अलॉन्ग विद माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ सर। तो प्लास्टेड के बाद हम बात कर रहे हैं अब राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स हमने राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज, ये हमने वहां पर भी किया है। कहां पर, कहां पर, वो उधर इंक्लूजन बॉडी के ऊपर भी तो किया था कल। हाँ, प्रोकैरियोट्स में किया है। फिर राइबोसोम्स आर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इतनी इजीली विजिबल नहीं होते हैं, स्मॉलर होते हैं। बाय जॉर्ज पैलेट, जॉर्ज पैलेट ने 1953 में किया। 1953 से कुछ याद आया? वाटसन एंड
डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का 1953, ठीक है। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो राइबोसोम में क्या होता है, राइबोसोम में एक्चुअली आरएनए है और उसके साथ साथ प्रोटीन है, यही है इसके अंदर। यानी कि कोई लिपिड मेम्ब्रेन है क्या, नहीं, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं। The eukaryotic ribosomes are ATS while the prokaryotic, अब यहाँ पर जो यूकैरियोटिक वाला है उसमें हमेशा आप देखोगे ATS राइबोसोम होता है, और प्रोकैरियोटिक वाले साइटोप्लाज्म में you will always find 70S. And what is this S? S stands for sedimentation coefficient या Swedberg unit. It is indirectly a measure of density and size. जितनी ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा साइज, उतनी ही यहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी। तो यानी यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसकी डेंसिटी और साइज प्रोकैरियोटिक वाले से हायर होगा। और both 70S and 80S ribosomes are composed of two subunits that we know already, कि 80S वाला जो है उसमें 60S की बड़ी सब यूनिट और 40S की छोटी वाली सब यूनिट होती है, और जो 70S है उसमें 50S की बड़ी यूनिट और 30S की छोटी यूनिट होती है, ठीक है। सो राइबोसोम्स, यहाँ पर और कुछ नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी जब हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था तो वहां पर कहा गया था कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आप कहेंगे सर प्रोटीन के बने हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बिल्कुल। डीएनए भी तो ऐसा ही है कि डीएनए तो खुद मतलब न्यूक्लिक एसिड है ही, और डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो नया न्यूक्लिक एसिड बनाता है, जब ट्रांसक्राइब होता है तो भी न्यूक्लिक एसिड आरएनए ही बनता है ना। तो ऐसी कोई रेप्लिकेशन, हाँ रेप्लिकेशन, हाँ, रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन से वो क्या बना रहा है, न्यूक्लिक एसिड ही बना रहा है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन नहीं बना सकता है, ठीक है। तो ये आरएनए और प्रोटीन इसके कॉम्पोजिशन में है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नाउ अब प्लांट सेल में कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, ठीक है, इस बात को समझो कि प्लांट सेल में हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वहां पर पूरे प्लांट का स्ट्रक्चर संभालने के लिए हमें किसी एक टाइप के इंटरनल स्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्लांट के पास क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल रिजिड होती है, मतलब टफ होती है, वो उसको एक शेप देने में कैपेबल है, इनफ है, ठीक है। रिक्वायरमेंट और किसी चीज की ऐसी नहीं है। लेकिन एनिमल सेल का क्या, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, केवल सेल मेम्ब्रेन है। केवल सेल मेम्ब्रेन होने की वजह से, और सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, तो उसके नीचे, हाँ उसके नीचे जस्ट एक स्केलेटल सिस्टम की जरूरत है, सो दैट उसकी एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन रहे। हम जानते हैं न्यूक्लियर, अगर न्यूरॉन है तो उसकी इलोंगेटेड शेप होगी, ठीक है। पॉलीगोनल जो पेंटागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेंटागोनल सेल की शेप होती है जो हम हेपेटिक लोब्यूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। कॉलमर सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, स्क्वैमस सेल्स होती हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल्स है भाई, अलग उनकी शेप है, क्योंकि उनका फंक्शन अलग है। ये भी हमने पढ़ा था इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। शेप अलग होता है क्योंकि फंक्शन अलग होता है। तो कैसे वो शेप मेंटेन हो, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे अब एक चादर है, अब ठीक है, या तंबू है, टेंट है। अब टेंट के नीचे जैसे पिलर लगा दोगे, ठीक है, उस पूरे टेंट की वैसी शेप हो जाएगी। तो जो पिलर हैं वो यहाँ पर क्या है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर नथिंग बट द प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स। So an elaborate network of filamentous proteinaceous structures, क्या बोला है यहाँ पर, filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. अब सर यहाँ पे इन्होंने लाइन जोड़ी है एक, हाँ बोलो। इन्होंने बोला कि an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilament and intermediate filaments present in the cytoplasm are called as cytoskeleton. तो कंपोनेंट के नाम भी जोड़ दिए इसमें, कंपोनेंट्स के नाम जोड़ दिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं उस चीज को कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलामेंट्स।
माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ना, ये स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है माइक्रोफिलामेंट। अब माइक्रोफिलामेंट जो है प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, वहां पर माइटोटिक स्पिंडल बनाने में माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है। और आपने पढ़ा होगा एक्टिन और मायोसिन। आपने एक्टिन और मायोसिन पढ़ा है, वो क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट होते हैं। ठीक है, वो हमने मसल में पढ़े थे तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक्टिन और मायोसिन बेटा बॉडी की हर सेल में होते हैं। एक्टिन और मायोसिन बॉडी की हर सेल में होते हैं, बस बात ये मसल सेल में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ओके सर। इसके बाद आ जाते हैं किरेट, जैसे इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में एग्जांपल आ जाते हैं किरेटिन का। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है दे आर किरेटिन। हमने न्यूरॉन्स में न्यूरोफाइब्रिल्स पढ़े हैं? नहीं, हाँ जी सर, हाँ न्यूरोफाइब्रिल पढ़े थे। हाँ न्यूरोफाइब्रिल्स, नेसल्स ग्रेन्यूल्स, ये दो चीजें हम इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में। तो वो, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से? ये स्पिंडल फाइबर वाले हैं। और ये कौन से? ये एक्टिन मायोसिन वाले हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट कौन से हैं? एग्जांपल में हम देख सकते हैं केराटिन और न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, हाँ आगे हम देखें इसमें। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. Okay, the cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance. क्या क्या चीजें हो गई यहाँ पर? देखिए, मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, सेल को मूव करना हो, या सेल के अंदर किसी वेसिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो। फिर मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। अब आपको पता है एक्टिन और मायोसिन की वजह से ही तो इतना इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ना, किसका? मसल सेल का, है ना। और न्यूरोफाइब्रिल्स जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं साइटन में, है ना। साइटन में बन रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं हाँ सर। सिनेप्टिक टर्मिनल तक आ रहे हैं। इसमें रोल है न्यूरोफाइब्रिल्स का। ठीक है, ओके। तो साइटोस्केलेटन, बस सर। okay. So now we are going to discuss about the cilia and flagella. Cilia and flagella से पहले मैं चाहता हूं कि हम पढ़ें सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ऐसा क्यों है? क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला का जो ओरिजिन है वो सेंट्रियोल से ही होता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल से होता है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। सो सेंट्रोसोम क्या है? इट इज एन ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। ये भी एक सेल ऑर्गेनल ही है, इसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, वो सेंट्रियोल्स सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। ठीक है, यानी कि इस टाइप से हो वो गया, जेली जेली जैसा, जेली लाइक, और इसके चारों तरफ ये मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये जो राइट एंगल पे परपेंडिकुलरली ये प्रेजेंट हैं स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलेंगे क्या? सेंट्रियोल्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम क्या? सेंट्रोसोम। Both the centriole and the centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. इसके अंदर अगर मतलब एक इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे ऊपर से, तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ है, आप ऐसे मान सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है। याद आ गया, ए का ए बी सी ए बी सी ए बी सी, फिर ए का सी से जुड़ता है, ए का सी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ याद आ गया। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे, इस स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर क्या है? ये ए बी
सी, ये 3 फिलामेंट है, ठीक है। और ये जो सी है ये ए से जुड़ा हुआ है, ये सी इसके ए से जुड़ा हुआ है, ये सी इसके ए से जुड़ा हुआ है, एंड सो ऑन, ठीक है। और यहां पर एक सेंट्रल हब है जिससे ये सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो और ये यहां पर क्या है, बाकी सारा प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स है बेटा। ठीक है, तो इसका जो है कार्टवील स्ट्रक्चर है, और मैं इसको अब क्या बोल सकता हूं, आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर है इसलिए आप समझ सकते हो कि ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे एक स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, और ऐसे कितने ट्रिपलेट हैं यहां पर, 9। और बीच में और कोई भी है क्या, नहीं, बीच में और कोई प्रोटोफिलामेंट या और कोई इस टाइप का सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये क्या कंपोजिशन कहलाएगी, 9+0। okay, it will be called as 9+0. so cartwheel, and then they are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. ये ट्यूबुलिन के फाइब्रिल्स हैं बेटा, each of which peripheral fibril is a triplet, 3 है ये। the adjacent triplets are also linked, कैसे लिंक्ड है वो भी हमने देखा, जो पीछे वाले का C होगा वो आगे वाले के A से कनेक्टेड होगा, ठीक है। फिर the central part of the centriole is also proteinaceous and is called the hub, और hub which is connected to with the tubules of the peripheral triplets by the radial spokes। अब ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास बीच में हब है, और ये आप जो देख रहे हैं दिस वन, ये क्या है सब, ये है रेडियल स्पोक्स। नाउ मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन के ही है, और प्रोटीनेशियस मतलब मैट्रिक्स में ही सब प्रेजेंट है। द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब आपको यहां से समझ में आएगा कि क्यों हमने पहले ये किया। एक्चुअली सेंट्रियोल ही बनाता है ओरिजिन बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ओरिजिन बॉडी यानी कि जहां से सीलिया फ्लैजिला एक्चुअली सेल से कनेक्टेड रहता है, वो बेसल बॉडी कहलाती है, और वो बेसल बॉडी जो है सेंट्रियोल की बनी होती है। फिर स्पिंडल फाइबर भी सेंट्रियोल ही बनाते हैं, that give rise to spindle apparatus during the cell division in animal cells। ठीक है, तो अब आ जाइए आप स्टार्टिंग से। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या है, 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंट्रियोल, जो कि प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स में है, अमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जिसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर इसमें ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों का ही जो स्ट्रक्चर है वो कार्टवील जैसा होता है। 9 ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि इवनली स्पेस्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सेंट्रल हब से कनेक्टेड हैं, रेडियल स्पोक्स उसको हब को ट्रिपलेट से कनेक्ट करता है। यही सीलिया फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाते हैं, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी यही करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सीलिया एंड फ्लैजिला। सर हब, वो स्पोक जो है वो ए से जुड़ेगा ना? यस बिल्कुल। देखिए, सीलियम सिंगुलर होता है, फ्लैजिलम सिंगुलर होता है, बाकी सीलिया फ्लैजिला प्लूरल टर्म्स हैं। These are hair-like outgrowths of the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन की हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में हम जनरली ऐसे बना देते हैं, जो स्पर्म सेल्स होती हैं, स्पर्म सेल्स में हम इस टाइप से बनाते हैं, और जो स्टीरियोसीलिया, काइनोसीलिया अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको हम इस टाइप से बना देते हैं। माइक्रोविलाई नहीं है ये, मैं दोबारा से बता दूं आपको, है ना, समझ रहे हो ना, माइक्रोविलाई नहीं है ये। जी सर। है ना, क्यों नहीं है? हाँ, और क्योंकि माइक्रोविलाई तो वही होता है ना, वो ग्रुप बना के सरफेस से बढ़ा देते हैं। हाँ, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सपोर्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं है ये केवल, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर सपोर्ट है किसका, 9+2 माइक्रो ट्यूबुलर अरेंजमेंट का, ठीक है। तो ये सीलिया है। तो सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स व्हिच वर्क लाइक ओर्स। ओर्स यानी जो चप्पू चलाते हैं ना, जब नाव चलाते हैं तो, ठीक है। तो एक सेल है हमारे पास,
हम ले लेते हैं बहुत बढ़िया एग्जांपल पैरामीशियम का, ठीक है। तो पैरामीशियम जो फ्लोट करता है वो कैसे फ्लोट करता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी सीलियां, और सीलिया जो है एक तरफ से मतलब एक रिदमिक मैनर में ये प्रोपल करते रहते हैं पूरे पैरामीशियम को एक साइड में या जिस भी साइड में इसको जाना है, ठीक है। तो ओवर की तरह काम करता है, कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल, यानी जो पैरामीशियम की बात हो गई, या सराउंडिंग फ्लूइड जैसे कि सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड या सीलिएटेड कॉलम। हाँ वो समझ में आ गया, ऐसे देखते हैं ओवरी को भेजता है ऊपर, एग को ओवरी बोलता है। हाँ ओवरी को कहां से मिलेगा, तो सीलिएटेड कॉलमर में यहां पर मूवमेंट होगा, ठीक है, एग का, तो इस टाइप से है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि या तो ये पूरे के पूरे सेल का मूवमेंट करवाने में कैपेबल है, या तो सराउंडिंग फ्लूइड जो है वो मूव होगा, सराउंडिंग फ्लूइड में जो भी चीज है वो भी मूव हो जाएगी। फिर फ्लैजिला, ये तो सीलिया की बात हो गई। अब फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, ये क्या, ये स्मॉल, ये लॉन्गर, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट। अब फ्लैजिला में ये नहीं लिखा है कि सराउंडिंग फ्लूइड या किसी और पार्टिकल का मूवमेंट करवाते हैं, फ्लैजिला जो है सेल का ही मूवमेंट करवाएंगे। The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from the eukaryotic flagella. एक बात और क्लियर कर दी यहाँ पर, देख लो कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में अंतर होता है, डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का, कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। अब हम बात करें स्ट्रक्चर की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू जो है उसकी बात करते हैं। सीलियम या फ्लैजिलम, सीलिया या फ्लैजिला का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रेजेंस है। ध्यान देंगे, हम जनरली ऐसे बना देते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हो आप, ठीक है, ये वाला ऐसे बना देते हैं, ठीक है, सीधी सीधी, लेकिन सीधे सीधे है नहीं, ये कैसा है, ऐसा जैसा हमने यहाँ पर बनाया था, यानी कि दे आर कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर कोर इज कॉल्ड एक्सोनीम, कोर इसका एक्सोनीम कहलाता है, ठीक है। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये चीज क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका जो मेन ये पोर्शन है ये क्या कहला रहा है, एक्सोनीम। तो possesses a number of microtubules running parallel to the long axis, जो इसका long axis है उसके parallel में present होते हैं। The exoneme usually has 9 pair of doublets। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी हमने 9 ट्रिपलेट्स की बात की थी वहां पर, यहाँ पर डबलेट है, प्लस अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 पेयर बीच में और बाकी 9 डबलेट है। 9 + 2 बना देगा, वहाँ 9 + 0 था। हाँ, तो इस टाइप से ये जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर बनेगा, ये जो ऊपर स्ट्रक्चर इधर नीचे तो रफली बना दिया, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये तो हो गया हमारा इसका कोर, यानी कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। तो ये कितने हैं, 2 हैं, और बाकी ये जो डबलेट्स हैं वो कितने हैं, जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं 9, तो ये हो गया 9 + 2 अरेंजमेंट। फिर यहां पर इंटर डबलेट ब्रिजेस हैं, इंटर डबलेट ब्रिजेस जो एक माइक्रोट्यूब्यूल जो 9 मतलब जो डबलेट है उसके एक माइक्रोट्यूब्यूल को आगे वाले डबलेट के माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये सब के सब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये सेंट्रल जो शीट है इसकी, इससे ये सब कनेक्टेड हैं, ऑल आर कनेक्टेड टू द कोर। ये जो 9 + 2 हम कह रहे हैं ये भी कनेक्टेड है, इसको ऐसे बना लो, सब कनेक्टेड है। So such an arrangement of axonal microtubule is referred to as 9 + 2, 9 + 2 arrangement इसको बोलते हैं। Such an arrangement is called as 9 + 2. The central tubules are connected by bridges and is enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke। अभी जो ऊपर हमने कहा है ना, ये सेंट्रल शीथ हमने पूरी बना दी यहाँ पर, ठीक है। और ये सब के सब, दोनों नहीं,
दोनों नहीं, जो आगे वाले डबलेट के माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट हो रहा है वो वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो रेडियल स्कोप के थ्रू इस कोर से कनेक्टेड है। Thus there are 9 रेडियल स्कोप्स। रेडियल स्कोप क्वेश्चन आ जाएगा, रेडियल स्कोप कितने हैं? 9 हैं। द पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, जो अभी हमने इंटर ट्यूबुलर ब्रिजेस की बात की, इंटर डबलेट ब्रिजेस की बात की, ये वाला, ठीक है। तो डबलेट्स भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। बोथ द सीलियम एंड फ्लैजुलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द बेसल बॉडी। बेसल बॉडीज कौन बना रहा है? सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से फिर ये स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आप कहेंगे सर सेंट्रियोल जो है वो 9 + 2 9 + 0 का क्या है? वो ट्रिपलेट वाला है, जबकि यहाँ पर क्या होता है 9 + 2, इसमें 2 ये आ गया प्लस ये डबलेट है। तो इसमें जब हम हायर उसमें थोड़ा सा स्टडी करते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो हमें एक्चुअली स्ट्रक्चर पता चलता है कि एक बेसल बॉडी से सीलिया और फ्लैजिला कैसे बनता है, ठीक है। वहां पर आपको जानने को पता चलता है कि जो दो बीच वाले हैं वो कहां से आए, और ट्रिपलेट था तो आगे डबलेट ही क्यों जा रहा है, वो कहां पर रुक गया, वो एक्चुअली सेल के पहले ही रुक जाता है, ठीक है। तो सीलिया हो या फ्लैजिला स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो। यस बताइए, क्लियर? हमने किया प्लास्टिड, प्लास्टिड में हमने देखा क्लोरोप्लास्ट, ट्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और उसके बाद मेनली क्लोरोप्लास्ट का हमने स्ट्रक्चर देखा और उसका साइज और शेप नंबर वगैरह अलग अलग होते हैं वो देखा। फिर स्ट्रक्चर में हमने कहा कि आउटर इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ड्रेना, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लेवली। फिर हमने कहा कि यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे ही 70s राइबोसोम और सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल स्मॉल होता है, राइबोसोम 70s टाइप के ही हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, मेनली कहाँ? थाइलाकॉइड के, मेनली क्या मतलब थाइलाकॉइड के ही ऊपर प्रेजेंट होगा, स्ट्रोमा में नहीं मिलेगा आपको ना। फिर राइबोसोम हमने पढ़ा, राइबोसोम का मेनली स्ट्रक्चर तो हमने पहले पढ़ रखा है जब हमने प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी वाली हेडिंग पढ़ी थी। तो राइबोसोम में वहां पर भी हमने कहा था आरएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन होते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, 70s टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था, यहाँ हमने 80s पढ़ा। और हमने एक और चीज पढ़ी कि एस जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है जो डेंसिटी और साइज को इनडायरेक्टली बताता है, ठीक है। तो हेवियर होगा यूकैरियोटिक वाला, लाइटर होगा प्रोकैरियोटिक वाला लाइटर, यूकैरियोटिक वाला हेवियर होगा। जॉर्ज पैलेट यहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले ये टर्म बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से आए। हाँ जी सर, यहाँ पे वो भी लिख दे, राइबोसोम पलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। क्या चीज? राइबोसोम को पलाडे पार्टिकल भी बोलते हैं। राइबोसोम को पैलेट, ओके, राइबोसोम को पैलेडे पार्टिकल भी कहा जाता है, ओके, जॉर्ज पैलेडी की वजह से। गुड, जैसे कि हम कैमिलो गोल्जी के नाम से हम गोल्जी एपरेटस जानते हैं। जी सर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है प्लास्टिड से, ये 2013 का क्वेश्चन ये है कि क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट डू नॉट स्टोर फूड। 2013 का। इसके आगे आते हैं थाइलाकॉइड, जो फ्लैटेन मेम्ब्रेनस सैक्स हैं थाइलाकॉइड, यहां से क्वेश्चन हमारे पास 2015 का और ग्रेना से भी 2015 का। टू 2015 का ये क्वेश्चन है और ग्रेना से भी क्वेश्चन है, तो इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। यहां से ये वाली जो स्टेटमेंट है और इधर ये वाली जो स्टेटमेंट है ग्रेना वाली, सर ये कौन सी लैंग्वेज है? अरे क्या होता है, हाँ ठीक है। इसके बाद राइबोसोम्स, हाँ, और एक नई चीज और यहाँ पर ना, मतलब इसमें तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, ये जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है इसी को
हम और क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। सर नई एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ, तो स्वेडबर्ग यूनिट। अच्छा, यहां से क्या क्वेश्चन है, पहली बात कि यहां पर डीएनए नहीं होता, एक तो ये 2015 का क्वेश्चन है। उसके बाद नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, इसको हाईलाइट करना होगा, नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये भी क्वेश्चन है 2015 का। इसके बाद स्वेडबर्ग यूनिट से तो 2010 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूं। सीलिया और फ्लैजिला की बात कर लेते हैं, वहां से साइटोस्केलेटन से तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला की बात कर लेते हैं, तो नीट फेज 1 2016, ये क्वेश्चन हमारे पास है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां कहां पाए जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां कहां होंगे। तो देखो नीचे हमने देखा कि सेंट्रियोल में होंगे माइक्रोट्यूब्यूल, फिर सीलिया में माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, इसके अलावा स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, सीलिया और स्पिंडल फाइबर, ये तीन यहां पर जो होते हैं, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल होगा, इन तीनों में ही माइक्रोट्यूब्यूल होगा, माइक्रोट्यूब्यूल विल बी देयर, ठीक है। और क्या क्वेश्चन, माइक्रोफिलामेंट का क्वेश्चन है, सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल फिलामेंट। अब ये एनसीईआरटी के बाहर का है भाई, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं 2014, ठीक है। और क्या आया हुआ है, 6 नैनोमीटर डायमीटर। अब ये एसोसिएटेड डिटेल है, ये पूछा नहीं था कि कितना इसका डायमीटर होता है, एसोसिएटेड डिटेल बताई गई थी। सिंगल टाइप का मोनोमर इसमें यूज होता है, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूज होता है। सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर यूज होने का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल में, लेकिन माइक्रोफिलामेंट में ऐसा नहीं होता। जैसे मायोसिन है तो मायोसिन ही होगा, ठीक है। एक्टिन है तो उसमें एक्टिन ही होगा, जी एक्टिन एफ एक्टिन होता है ना, जी सर। एक्टिन माइक्रोफिलामेंट है तो उसमें अल्फा और बीटा एक्टिन नहीं है, एक्टिन ही है, बी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन जिसको बोला। ऐसे ही मायोसिन में मीरोमायोसिन है, ठीक है। जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको में फिर हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन चेन, लेकिन अदरवाइज जो है उसमें मायोसिन में और कोई मतलब इट इज नॉट अ हेटेरोडाइमर, ठीक है, इट इज नॉट अ हेटेरोडाइमर। ये क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। इसके अलावा तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियस। Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown। ऐसे हमने मतलब पहले भी पढ़ा था, है ना, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। अब यहाँ पर 1831 याद रखना है आपको, 1831 रॉबर्ट ब्राउन से कनेक्टेड है। Later the material of the nucleus is stained by basic dyes। basic dyes क्यों, क्योंकि हमें पता है डीएनए एसिडिक होता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग, इट वाज फ्लेमिंग हु कॉइन्ड द टर्म व्हाट, क्रोमेटिन। क्रोमा मतलब कलर, तो वहां पर कलर रिटेंशन होता है, बेसिक डाइज वहां रिटेन रह जाती हैं। कहां, वो जो स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ था, कौन सा, न्यूक्लियस, वहां पर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, यहाँ पर मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल को फिर फ्लेमिंग ने क्या कहा, क्रोमेटिन। द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। आगे जो चैप्टर है सेल साइकिल सेल डिवीजन, वहां पर हम पढ़ेंगे इंटरफेस क्या होता है, यानी कि सेल डिवाइड करती है तो दो डिवीजन के बीच का जो फेज होता है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। एक तो ऊपर नॉमेनक्लेचर बता दिया, यहाँ पर डेफिनेशन बता दी। सर ये जो बेसिक लिखा हुआ ना, बेसिक डाई, पहले मैं जो सोचता था आम डाई, एसिडिक को बेसिक वाला याद ही नहीं आता, बेसिक ये ऐसे ही आम डाई से उठा कर स्टेन कर दिया। जब उन चीजों को ठीक से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ती हैं। तो द इंटरफेस न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। अब यहाँ पर क्रोमेटिन की डेफिनेशन है,
ये क्यों चल रहा है? क्रोमेटिन की यहाँ पर डेफिनेशन है, ऊपर क्रोमेटिन को किसने कॉइन किया था? फ्लेमिंग ने, ये बताया है। देन न्यूक्लियर मैट्रिक्स है इसके अलावा, और वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं अगर हम देखते हैं इंटरफेस न्यूक्लियस को, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी। चलो जी सर। तो न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस कर लेंगे कल, ठीक है चलो।